तो यहाँ का तो माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत मिलनसार थे हमारे आदिवासी लोग जितना भी थे, बड़ बुजुर्ग जितना हम लोग सब थे, ज़्यादातर आदिवासी लोग का घर था। धीरे 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 ज़मीन सब बिछाते गया, घुसते गया, और अभी तो हम ही लोग आदिवासी लोग का लगता है कि अस्तित्व खत्म हो रहा है। वक्त बदलता गया और परिस्थितियाँ भी बदलती गई, लेकिन जब हम यहाँ के रैयतों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, तो उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जब ज़मीन लेने जाते होंगे तो खतियान के आधार पर ज़मीन को लेते होंगे, उसमें मौजों का जिक्र होता होगा। हम रांची के एक हीनू मौजा जो है, जिसकी क्षेत्रफल काफ़ी लंबा चौड़ा पड़ता है, वहाँ पर हम आए हैं और ये मेन बस्ती है हीनू की। आप अगर चल जाएंगे एयरपोर्ट के बगल में, या फिर आप बिरसा चौक चले जाएंगे, या फिर गितलपीड़ी स्टेशन रोड में चले जाएंगे, तो वो हीनू मौजा में ही पड़ता है। तो इसका एरिया बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम उस गांव में आए हैं जिसके नाम से ये आपका पूरा मौजा है और ये खतियान में दर्ज है। और हम अभी मौजूद हैं हीनू बस्ती में। तो हम यहाँ पर एक काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं, उनसे नाम जानते हुए। हाँ, नाम बताइए। उषा टोप्पो। उषा टोप्पो, आप ये बताइए कि ये हीनू मौजा है, यहाँ पर लगभग अभी कितने आदिवासी परिवार होंगे और पहले क्या स्थिति थी? अभी कितने आदिवासी परिवार होंगे? 70-80 घर होगा। 70-80 घर होंगे। हाँ, 70-80 घर होगा। अच्छा, आप मतलब यहाँ पर जो है आपका ये ससुराल हुआ, आप यहाँ पे शादी करके आए, तो जिस समय आप आई थी यहाँ पर और अभी का जो हालात है, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं? जब आप शादी करके आई थी तो कैसा माहौल? शादी करके हम आए थे, उस समय बच्चे लोग थे, छोटे छोटे थे, उस समय हम आए यहाँ। तो यहाँ का तो माहौल बहुत ही अच्छा था, बहुत मिलनसार थे हमारे आदिवासी लोग जितना भी थे, बड़ बुजुर्ग जितना हम लोग सब थे, ज़्यादातर आदिवासी लोग का घर था। यहाँ बाहरी लोग का निवास नहीं था, प्राय सबका खपड़ा मकान था, सब गरीब थे, लेकिन भी सब जीना खाना करना, एक जगह मिलना जुलना, खाना पीना करता था, बहुत प्रेम से रहता था। और अभी का माहौल है कि क्या कीजिएगा, परिस्थिति आदमी को सभी कर देता है। धीरे 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 ज़मीन सब बिछाते गया, बाहरी लोग घुसते गया। और अभी तो हम ही लोग आदिवासी लोग का लगता है कि अस्तित्व खत्म हो रहा है। बाहरी लोग का संख्या ठीक हो गया, हमारा आदिवासी लोग का घर द्वार छिटपुट हो गया, पहचान में भी नहीं आता है। कभी कभी तो एक साथ बैठ भी नहीं पाते हैं। अभी तो खैर अपना अपना थोड़ा सा बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया है। मेरा ज़मीन था पहले तो बहुत ही था, अभी तो मेन मेरा भी बिरसा चौक में ज़मीन है। बिरसा चौक खाता नंबर 43 प्लॉट 986 है। उसमें मेरा प्लॉट पूरा, वहाँ का जो बासिंदा लोग हैं पता नहीं कैसे कैसे बसिया, पूरा बिरसा भगवान के सामने से जो इधर से जाने में जो दहिना साइड है, पूरा दुकान, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, महतो होटल से लेकर टोटल इधर जितना भी है वो मेरा ही ज़मीन बसा है। आज तक हम लोग को एक नया पैसा हासिल नहीं हुआ। और हम लोग का स्थिति ये है कि हमारा घर ऐसा है, हमारा घर भी अभी खपड़ा का है, वो भी गिर रहा है, हमको मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मेरा पति बीमार है, उसको मदद करने वाला कोई नहीं है। तो हम जाएंगे न्याय के लिए तो कहाँ जाएंगे? हमको तो न्याय चाहिए ना, न्याय चाहिए हमको। अच्छा, आप ये बताइए कि जब एचईसी बनी और लोग यहाँ पर आने लगे, ज़मीन यहाँ पे खरीदे, तो अधिकतर ज़मीन तो आदिवासियों की ही रही होगी उस समय। हाँ। तो ये सीएनटी तो बोलता है कि आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, तो किस प्रकार से यहाँ पे जो है दूसरे लोग बसे होंगे? मेल मिलाप, जैसे एचईसी में बाहरी लोग ज़्यादा आया, साथे काम कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा दे दो जगह, ऐसा दो। हम लोग आदिवासी बहुत सीधा साधा, बिना पैसा कौड़ी लिए, चल बाबू जने कटरी बनाओ, बस इसने में सब बस गया है। उसने करते छल कर लिया, सब छल कर लिया। सब अभी भी वहाँ पर छाउर है, वहाँ पर बना है वो दुकान, उसका अभी भी लड़ाई चल रहा है। मतलब हम लोग का आदिवासी के साथ बहुत छल भी हुआ है, जैसे मेरा ही ज़मीन इतना बड़ा छल हुआ है। तो आप ये देखिए कि जब आप अपने मकान को देखते होंगे और जिस जो ज़मीन आपकी रही होगी या फिर आदिवासियों की रही होगी, तो वहाँ बड़े बड़े मकान जो बन रहे हैं उसको देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत मने अफसोस लगता है
अफसोस लगता है, गुस्सा भी लगता है। अपने बड़ बुजुर्ग लोग क्या किए नहीं किए उतना ज्ञान नहीं है। बहुत दिन तक हमारा आदमी तो ज़मीन वापसी का केस भी लड़ा, बाद में नहीं सकने लगा तो छोड़ भी दिया। क्या कीजिएगा, मजबूरी है जिसके कारण उसको आगे तक हम नहीं ले जा सके। लेकिन भी हमारा सहयोग करने को आज मिलेगा तो हम उसका साथ देंगे। अच्छा, आम तौर पर तो एचईसी में लोग रहे होंगे, वहाँ पर रोज़गार मिला होगा उनको, लेकिन अभी के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, वो अधिकांश समय अपना कैसा व्यतीत करते हैं, क्या करके व्यतीत करते हैं? कहाँ कमा रहा है इनू बस्ती में, तो लड़का लोग कोई काम धाम नहीं जाता है। बड़ी परेशानी रही। एगो नगर निगम देख लिया है, नगर निगम में तो जूझता है सब, तो नगर निगम में जाता है काम धाम करने, और क्या करेगा। ठेला खुमचा तो सब बाहरी आदमी लोग करता है, यहाँ का तो करबे नहीं करता है। तो नगर निगम में वो लोग क्या काम करते होंगे? वही कूड़ा उठाएगा, झाड़ू काम करेगा, यही सब काम करता है। हम लोग का आदिवासी लोग का यही काम, कूड़ा उठाएगा, ये हाँ झाड़ू करेगा, रोड झाड़ू करेगा, कचरा उठाएगा, यही सब काम करता है। कहाँ काम करता है। तो यहाँ के बच्चे जो हैं, आप तो यहाँ के ज़मीन के मालिक हुए, रैयत हुए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन बच्चों को जाना चाहिए था वो शायद नहीं हो पा रहा है, तो क्या कारण रहा? और अधिकतम समय मतलब वो अगर जो बच्चा बेरोजगार है, आज बड़ा हो गया, वो युवक है, तो वो किस तरीके से अपने समय को व्यतीत करता है, क्या चीज़ करता है वो? क्या करेगा। यहाँ इनू बस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा नशा का ही होता है, दारू हड़िया ज़्यादा बेचता है। हम लोग तो बोल बोल के परेशान हो गए हैं कि दारू हड़िया बेचना बंद करो, कुछ धंधा करो, कुछ रोज़गार करो, कुछ मने जाके दुकानदारी में काम करो, चाहे कुछ भी करो। लेकिन हड़िया दारू जब तक नहीं छोड़ेगा तो गांव का बच्चा लोग बर्बाद होगा। बस उसी में लगल रहता है सब बच्चा लोग, सुबह से शाम। माँ बाप कहाँ से पका के खिला रहा है, ला खिला रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है। तो शुरू में तो जब यहाँ पर रैयत लोग रहते थे होंगे, तो बहुत सारे रैयत तो यहाँ से बाहर भी चले गए होंगे, हो सकता है नौकरी रोजगार के लिए या फिर कुछ ऐसे के लिए। कोई ना कोई है, लेकिन कोई ना कोई है यहाँ घर में है। तो उनके घर के हालात को आप देखते हैं और खान पकवान की बात करते हैं। बाहर के लोग या फिर कोई धनी मनी आदमी होते हैं तो वो दूध मलाई खाते हैं, पौष्टिक आहार को लेते हैं, फल आहार लेते हैं। तो आप तो यहाँ के रैयत हुए, आप लोग यहाँ के रैयत हुए, मूल अधिकार आप लोग का यहाँ पे रहा, लेकिन आप क्या लगता है कि बच्चों को क्या वो सुविधाएं दे पाते हैं, या फिर अधिकतर लोग यहाँ के बच्चों की उनको सुविधाएं दे पाते हैं? कहाँ, देखिए पहले का जैसा मेल मिलाप था, सब आपस में सब मेल जुल से रहता था। अभी क्या हो गया कि जिसका बच्चा थोड़ा सा माँ बाप थोड़ा शिक्षित हुआ तो पढ़ा लिखा पा रहा है, जिसका नहीं पढ़ा लिखा पाया उसका बच्चा बर्बाद हो रहा है। क्या करेगा। हाँ, अब हम लोग को सपोर्ट कहीं से मिले तब तो सबको एक साथ आदमी उठाएगा, कहाँ से उठाएगा उसको। आप कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिसको कि दखल दूसरे लोग लिए हुए हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्यों आपको वहाँ पर दखल नहीं मिला या फिर अधिकार नहीं मिला? क्या बाहरी लोग का ज़्यादा दबाव पड़ा, हम लोग कमज़ोर हो गए, हम लोग कमज़ोर हो गए। अपना आदमी को भी पकड़े तो वो भी उसी के तरफ हो गया ना। हम लोग कमज़ोर हो गए, बाहरी लोग का ज़्यादा दबाव पड़ा। और हमारा परिवार में एकजुटता नहीं, परिवार में एकजुटता रहेगा तब तो आदमी मिलजुल के लड़ेगा। अच्छा, जो आपका ज़मीन दूसरे के दखल में गया होगा या फिर दूसरे लोग जहाँ रह रहे होंगे आपके ज़मीन पर, तो उसका तो कुछ तो आपको मिला होगा कभी ना कभी? नहीं, हम तो नहीं जानते हैं कुछ मिला है नहीं मिला है। अभी तो सरकार नापी करके ले गया है कि सरकारी अभी में ले जाएगा। सरकार तो इतने 10 साल की 15 साल 20 साल हो रहा है, चिन्हित कर दिया है, और उसके चलते हम लोग कुछ न इधर कर पा रहे हैं न उधर कर पा रहे हैं। किस चीज़ को चिन्हित किया है? कितना एरिया लेगा उसको, क्या बनाएगा, जो क्या बनाएगा नहीं बनाएगा वो भी नहीं जानते हैं हम, लेकिन चिन्हित किया है। खाली जाके अता पता किए हैं तो पता चलता है कि हाँ भू अर्जन विभाग में इसको जानने वाला है। लेकिन इतना साल हो गया है तो हमको कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। सरकार भी मटिया दिया है, क्या रैयत यहाँ मर जाएगा तब देगा। तो आप देख रहे हैं कि हालात कैसे बने हुए, और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये रैयत आवास है। ये देखिए, इस तरीके के घर होते थे पहले, और कमावेश अभी भी अधिकांश घरों में जाएंगे तो इसी तरीके के घर आप पाएंगे जो रैयतों के हैं, या फिर इससे भी हालात शायद बद से बदतर हो चुका होगा। ना उनको अच्छा शिक्षा मिल पा रहा है,
ना वो आर्थिक दृष्टिकोण से अपना विकास कर पा रहे हैं, और अधिकतर लोग जो है इस गांव के जो है नगर निगम में कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं और उसी में वो खुश हैं और उसी में अपने जीवन को मयस्सर कर रहे हैं। और जैसा बताया गया कि अधिकांश लोग जो है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, अपने आप को नशा पान में भी जो है संलिप्त कर लिए हैं। तो इस तरीके से उनका समय बीत रहा है और कमावेश जो है इसी तरीके के हालात सभी मौजों की है। जो वास्तविक मौजे थे, जो खतियान में दर्ज होता है, आप अगर ज़मीन लेने जाते होंगे तो वो दर्शाया जाता है पेपर में, तो उन सारे गांवों का जो वास्तविक और मूल गांव थे, वो सारे गांव का हालात कमावेश यही बना हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे चलकर कि यहाँ का जो घर है, जो 60, 70, 80 घर के बारे में बात किया गया, वो घर का क्या हालात है और जो बाहर से लोग आए उनकी हालात क्या है और किस तरीके से वो मकान को बनाए हैं। तो ये डिस्पैरिटी दिखता है जो है संविधान के लागू होने के बाद भी किस तरह का डिस्पैरिटी है, हम आपको दिखाएंगे। अभी हम हिनू के बगल में जो पॉस एरिया है रांची नगर निगम का या फिर रांची महानगर का, उसके जस्ट बगल में हम जो हिनू बस्ती है वहाँ पर मौजूद है और आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यही वो सरना स्थल है जहाँ पर कि आदिवासी मूलवासी लोग पूजा करते हैं, कर्म भी यहीं पर होता है। तो ये सरना स्थल का वास्तविक हालात है और हम यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक कहावत है कि प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे, शहर की जो है चकाचौंध होगी और यहाँ पर एक घरा अंधेरा है। इस तरीके के माहौल कमावेश सभी रैयतों गांव में इसी तरीके के माहौल है। वो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ ना प्रॉपर शिक्षा है, ना वहाँ के लोग में प्रॉपर रोजगार है। और ऐसा बताया गया कि जो 70-80 परिवार यहाँ पर रहते हैं वो बहुत मेल मिलाप से पहले रहते थे और यहाँ पे जो है मूलवासी आदिवासी समाज के लोग ही अधिकांश रहते थे उस समय में। और अभी जो है बहुत तरीके से जो है कल्चरल जो है एक हम बोले कि एसिमिलेशन हो गया, कल्चरल जो है एक ट्रांजिशन हो गया, वो अपने कल्चर को भी आज छोड़ते जा रहे हैं। और बाहर से जो लोग आए हैं या फिर जो यहाँ के मूल रैयत नहीं थे, उनके मकान को आप देखेंगे तो बड़े बड़े मकान आपको मिलेंगे और उनके गलियों में चकाचौंध होंगी। लेकिन जो आदिवासी के मोहल्ले होते हैं, जो बस्तियाँ होती है, कमावेश यही स्थिति बनी हुई रहती है। हम आगे भी चलेंगे, दूसरे मौजों में भी जाएंगे और इसी तरीके के हालात से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आप समझिए कि वास्तव में जो हालात है यहाँ के रैयतों की वो क्या है और किस तरीके से उनका विकास हो रहा है। अभी हम आपको दिखा रहे थे हिनू मौजा की स्थिति, और हिनू मौजा की जो बस्ती है, मेन जो गांव है हिनू बस्ती, उसी गांव में हम एक घर के सामने में उपस्थित हैं, अभी मौजूद हैं। और हम बता दें कि रैयतों का ही घर है, जो मूलवासी यहाँ के हुए उन्हीं का ये घर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पुराना ढांचा है और अभी कुछ इसमें जो है जो मॉडिफिकेशन हुआ है कुछ बहुत, लेकिन फिर भी हालात आप देखिए। ये शहर के बीच में हिनू के बगल में एक घर है और मैंने जैसे पहले ही कहा कि प्रभु की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो आप शहर में जाएंगे और यहाँ से 50 मीटर की दूरी में जाएंगे तो आपको चकाचौंध रोशनी दिखेगी और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके के हालात हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? राज तिर्की। राज तिर्की, ठीक है। तो आप लोग तो यहाँ के रैयत ही हुए? हाँ, ठीक है। तो बाबा क्या करते हैं? नगर निगम में दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी करते हैं, अच्छा। तो अभी आप जो है आपकी उम्र के बच्चे जो हैं अधिकांशतः आपके गांव के, वो लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं या फिर किसी और चीज़ में उन लोग संलिप्त रहते हैं? कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ तो पीने खाने में। पीने खाने में, मतलब अधिकतर लोग हमको लगता है पीने खाने में ही अपना समय 30% लोग पढ़ाई में, 30% पढ़ाई करते होंगे, बाकी लोग जो है पीने खाने में ही हैं। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे माहौल में भी रह के आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हम तो यही चाहेंगे कि आप पीना खाना मत करिएगा, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं जब आप देखते हैं कि आप यहाँ के मूल वासी हुए, रैयती हुए, और जब बड़े बड़े मकानों को देखते हैं जो ज़मीन खरीद कर बनाते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती हैं और आपका घर जो है छोटा नज़र आने लगता है, तो आप क्या महसूस करते हैं उस समय? मेरा एक ई लोग की जगह मेरा घर होता है, वैसा ही सोचते हैं। आपको लगता है कि मेरा घर इससे बड़ा होना चाहिए था और मेरा घर छोटा होते ये लोग के बराबर है, या ये लोग के बराबर होना चाहिए था।
तो आप देखिए इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारा चैनल लड़ रहा है और हम बताना चाह रहे हैं कि शहरीकरण तो हुआ, औद्योगिकरण भी हुए और लोग को जो है रोज़गार भी मिला, लेकिन जब पीढ़ियां दर पीढ़ी बीतते गए तो अभी देखिए कि 50-60 साल या फिर 75 साल के बाद ही आज़ादी के क्या हालात हैं। और कमाबेश यही हालात सभी 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में, लोग कहते हैं कि हमें 5वीं अनुसूची मिली है और यह 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्र ही है। तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक हालात किस तरीके के यहाँ पर बने हुए हैं। और हम अभी आगे चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर ये हालात जो हैं किस तरीके से वो उनके ये में है और ये हालात किस तरीके से अच्छे होंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे। यह है हीनू और हीनू ये पॉश एरिया है और हम बताते चले कि ये देखिए चकाचौंध है, ये शहर के चकाचौंध है और यहीं से हम अंदर गए थे अभी, जो हीनू बस्ती है, हीनू मौजा है और वहाँ के हालात को हम देखें तो ये देखें कि जितने भी मकान दुकान आपको नज़र आएंगे वो कहीं भी आपको आदिवासी मूलवासियों की नहीं दिखेंगी। यद्यपि वो यहाँ के रैयत हुए, यद्यपि वो यहाँ के मूलवासी हुए, लेकिन उनकी हालात क्या है हम आगे दुकानों तरफ भी जाएंगे और वहाँ के चकाचौंध को भी दिखाएंगे और इकोनॉमी जो है किस तरीके से कंट्रोल होती है और किसके हाथों में रहता है ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी हम गए थे हीनू बस्ती में और वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी में ये हीनू चौक है और हीनू चौक की चकाचौंध को आप देखिए, यहाँ पर लोगों का आवागमन होता है, खरीद बिक्री होती है। आप देखेंगे तमाम तरह की दुकानें हैं, मॉल है और आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ भाड़ है, गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। तो ये चकाचौंध है शहरों की और इस शहर के चकाचौंध में आदिवासी मूलवासी लोग जो हैं कहीं ना कहीं गुम हो चुके हैं और हम यही बात को बता रहे हैं कि आप ये मकान को देखेंगे या फिर दुकान को देखेंगे तो कहीं भी जो है प्रतिनिधित्व आदिवासियों की नहीं दिखेगी, यहाँ की रैयतों की स्थिति नहीं दिखेगी, उनकी जो है उपस्थिति दर्ज नहीं है। तो ये सोचने की बात है कि जो यहाँ के मूल रैयत हुए, जो आदिवासी हुए, जिन्होंने ज़मीन तमाम लोगों को दी, तमाम संयंत्रों को दी और उनकी वास्तविक हालात क्या है कि ये इकोनॉमी जो कंट्रोल हो रहा है, जो इकोनॉमी के में लोग जो हैं वहाँ कहीं भी भागीदारी आदिवासियों की नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसको सोचने की ज़रूरत है और इसमें मंथन करने की ज़रूरत है।